हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी नेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम कर रहे हैं सितंबर 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और साइंस के 15 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जो 15 क्वेश्चन साइंस के हमारे बच गए हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, ये हमें बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो विद्युत का चालक क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत का चालक होता है, और जिसमें से नहीं होता वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें चालक नहीं बताना हमें। तो सिरका, नींबू का रस और लवण जल यानी साल्ट वाटर होता है, ये सब विद्युत के चालक है। तो कि सिरका, नींबू का रस, ये दोनों अम्ल हो गए। अम्ल विद्युत का चालक हो गया, और जो जल होता है वो भी विद्युत का चालक होता है। अब बच गया सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन हमारा, आश्रित जल यानी जो शुद्ध पानी होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, वो जल विद्युत का कम चालक या कुचालक होता है। तो इसमें यही सही होगा, 76 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सघन का मतलब क्या होगा कि घना है। और कौन सा माध्यम घना है? माध्यम ए माध्यम बी से, जो माध्यम ए है वो सघन है किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा है। तो आपको पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सघन माध्यम में कम होती है, विरल या निर्वात में ज्यादा होती है। यानी जो विरल माध्यम होते हैं, सघन माध्यम में चाल कम प्रकाश की और विरल माध्यम में चाल ज्यादा होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। तो ये माध्यम से रिलेटेड प्रकाश का एक तथ्य है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला दिया माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। दूसरा, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तीन है, माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। चार है, तुलना नहीं की जा सकती। तो 3 और 4 तो कट हो गए कि समान भी नहीं है, और तुलना तो कर सकते हैं हम सघन और विरल माध्यम में। हमें पता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। क्या दिया? माध्यम ए की अपेक्षा बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो सही बात है, बी ए की अपेक्षा विरल है, ए सघन है। सघन का मतलब घना हो गया कि उसमें प्रकाश की चाल कम होगी और विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो वही हमें बताना है। तो 77 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं है क्योंकि, यानी जो वायुमंडल है वो हम हमारे ऊपर भी तो भार लगा रहा है, दबाव लगा रहे हैं। तो उस दबाव से हम क्यों नहीं पिचकते? जैसे और कोई वस्तु है हल्की है, उसके ऊपर हम दबाव डालते हैं तो वो चिप पिचक जाती है, बैठ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके द्वारा लगाया गया भार और जो उसके ऊपर हम लगा रहे हैं भार, उनमें संतुलन नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। और जो वायुमंडल हम पे भार लगा रहा है और हमारे शरीर के अंदर से उस पे जो भार लग रहा है वो संतुलित है, यानी एक दूसरे के बराबर है। इस वजह से हम पिचकते नहीं है, इसका कारण ये है। ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। अधिक होगा तो संतुलन की स्थिति तो रहेगी नहीं। अधिक होगा हमारे भीतर का दाब तो हम भूल जाएंगे वायुमंडल के जो कम है। तो अगर वायुमंडल वाला ज्यादा होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। दोनों संतुलन में है तभी तो हमारी बॉडी जैसी है वैसी रहती है। तो ये इसका रीजन है। दूसरा है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडल दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो ये भी रीजन नहीं है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, कम भी नहीं है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त करते हैं। हाँ, बराबर है तभी निरस्त कर रहे हो। तो ये इसमें सही हो जाएगा, 78 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? यानी पानी का एक बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, ब्लॉक डाला जाता है, तो क्या होता है, लोहे का टुकड़ा नीचे तल में बैठ जाता है यानी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो आपको पता है कोई वस्तु कब तैरती है, जब उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव है, यानी पानी को वो हटाएगी वापस स्थान लेने के लिए, तो जो हटाया हुआ द्रव है उसका आयतन और उसके भार में अगर वो संतुलन होगा तभी वो वस्तु तैरेगी, अगर नहीं होगा तो वो वस्तु नीचे डूब जाएगी। तो क्या हुआ, लोहे के टुकड़े द्वारा जो हटाया गया द्रव था, जल था, उसका आयतन और उसके जो भार है वो संतुलन में नहीं है, तभी वो डूब गई। तो वही हमें बताना है कि बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ये भी रीजन नहीं है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तीसरा है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल की भार की तुलना में कम है। 4 है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तो कौन सा रीजन आपको सही लग रहा है? 79 में कौन सा आना चाहिए हमारा? 2 नंबर आए कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित हो जल, जो ब्लॉक ने द्रव जल को विस्थापित किया है यानी अपनी जगह से हटाया है, उसका जो भार है वो उस ब्लॉक के भार की तुलना में क्या है, कम है। अगर ज्यादा होता या संतुलन में होता तो तैर जाता। तो ये इसका रीजन आएगा, तो 79 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 या 80 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें हमें बताना है गलत को। पहला दिया हुआ एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। 3 है सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। 4 है चिड़िया उस तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व की ध्वनि तारत्व पर दहाड़ता है। तो तारत्व क्या होगा, यानी जो ध्वनि की तीक्ष्ण तेज होने की जो गुण होता है उसको तारतव कहते हैं। तो आपको पता है ढोल की जो आवाज होती है वो भारी भारी सी होती है, तेज तीखी नहीं सुनाई देती, हमें तीक्ष्ण नहीं सुनाई देती है। तो ये इसका सही कारण है कि ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है और इसका निम्न तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है। सीटी हमें तेज यानी उसकी जो आवाज होती है वो तीक्ष्ण होती है, हाँ तो उसका तारतव ज्यादा हो गया। 3 है सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, तो ये उल्टा दे दिया, तो यही गलत हो गया। महिला की आवाज तीक्ष्ण होती है पुरुष की नहीं, तो इसमें दे दिया पुरुष की आवाज तीक्ष्ण है, तो यही गलत हो गया। हमें गलत ही बताना था, तो क्या आ जाएगा 80 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह हैं पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो ग्रह बताने हैं हमें। तो वो ग्रह है हमारे शुक्र और यूरेनस ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी आ गया बुध, आ गया हमारी पृथ्वी भी आ गई, और मंगल आ गया, बृहस्पति आ गया, सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वही हमें बताना है। 81 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। तो उत्सर्जन क्या होता है, निष्कासित यानी जिसको हम बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट हो गया कि किस पदार्थ को हम सबसे ज्यादा बाहर निकालते हैं, मनुष्य किसको सबसे ज्यादा बाहर निकलता है वो हमें बताना है। पहला दिया यूरिया, दूसरा दिया अमोनिया, तीसरा यूरिक अम्ल और 4 है अमोनियम क्लोराइड। तो आपको पता है किसको निकालते हैं, यूरिया को निकालते हैं, हम सबसे ज्यादा उत्सर्जित करते हैं मूत्र के रूप में। तो 82 का आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। कोई क्षण चुंबक होती है, उसमें पता है आपको 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव
दक्षिणी ध्रुव। तो और ध्रुवों पर चुंबक का गुण सबसे ज्यादा होता है, चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। तो पहला ध्रुव नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। और क्या होता है, जो चुंबकीय रेखाएं निकलती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, ये चुंबक के कुछ गुण होते हैं। तो हमें बताना है कि जो चुंबक का विशेषताओं को नष्ट कर देगा यानी चुंबक के गुण को नष्ट करेगा, वो बताना है कि कौन से किसके द्वारा चुंबक का जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा। तो पहला दिया है दो टुकड़ों में काटना, यानी कोई छड़ चुंबक ऐसे दी हुई है, उसको दो पार्टों में काट देंगे तो क्या चुंबकत्व नष्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिर उसके वापस से दो ध्रुव बन जाएंगे। इसका जो साउथ वाला तो वो साउथ ही रह जाएगा, इधर नॉर्थ दोबारा बन जाएगा, इसका यहाँ से बन जाएगा। तो ऐसे चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। तापन, पीटना और सील करना, ये चार दिए हुए हैं। तो ए से तो नहीं होगा चुंबकत्व नष्ट, पर तापन यानी गर्म करने पर, उसको गर्म करेंगे तो चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाता है। और पीटेंगे यानी बार बार उस पे किसी चीज से वार करेंगे तब भी चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो बी और सी से चुंबकत्व नष्ट होता है। तो ऐसा 83 में देखें जहां पे बी और सी दिया हो, तो 2 नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी और सी दोनों दिए हुए, तो 83 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? यानी 8वीं कक्षा का कोई छात्र है, वो कहता है कि हल्की वस्तु तैरती रहती है और भारी वस्तुएं डूब जाती है, ऐसी उसकी अवधारणा है। तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए वो हमें बताना है इसमें। तो पहला दिया है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है कि वो कितना सोच पा रहा है, उसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा है बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि वह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। 3 है प्रतिक्रिया, उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियां, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान कीजिए। तो यही राइट होगा कि बच्चा इसमें खुद करके देखेगा, अलग अलग आकार की अलग अलग भार की वस्तुओं को दीजिए और पानी में बोलो कि इसमें पानी में डालो और देखो कि कौन सी वस्तु तैर रही है कौन सी नहीं तैर रही। अगर नहीं तैर रही तो क्यों नहीं तैर रही, क्या भार की वजह से या कोई और कारण है? अगर वो खुद से देखेगा तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आएगी, उससे संबंधित उदाहरण दीजिए उसको। तो 84 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो पहला है विद्यार्थी को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा है विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत स्तर में भाग लेना। तीसरा है विद्यार्थी को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। 4 है विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अव्यय विषय पर शिक्षा देना, यानी कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, जो बच्चे खुद करके देख रहे हैं उसके जो ज्ञान की वो खोज कर रहे हैं वो सही है और वो खुद कितना अच्छे से उस चीज को कर पा रहा है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो सही है कि विद्यार्थी को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, यानी उसको बोलिए कि आप खुद से करके देखो, कोई बीज लगाओ जमीन में, उसमें पानी डालो खाद डालो और देखो कि वो कैसे अंकुरित हो रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कौन सी उसको परिस्थिति चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चीज की उसको जरूरत होती है और किसकी नहीं होती, वो सब आप खुद देखोगे तो सही रहेगा। तो ये तरीका सही हो जाएगा उसके ज्ञान की खोज के लिए। तो 85 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, यानी जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसको ढक देता है। फिर क्या होते हैं, ABC 3 कथन दिए गए, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, फिर है मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। 3 है मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको पता है किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सही बात है, तो मोमबत्ती को भी होने की। तो अगर उसने ढक दिया उसको जार से मोमबत्ती को, तभी वो बुझ गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली उसको, तो वो बुझ गई। तो ये बी और सी जो है वो तो निष्कर्ष निकले हैं, यानी हमने जो प्रयोग किया था, जो देखा मोमबत्ती वाला अवलोकन किया, तो बी और सी तो उसके परिणाम
निकले कि क्यों बुझ गई मोमबत्ती, निष्कर्ष निकले हैं। ए क्या है, ए प्रयोग है जो हमने किया है, जिसका हमने अवलोकन किया है। तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ गई, हमने देखा उस चीज को, तो ये सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कथनों में से क्या सही है? तो पहला है केवल कथन ए अवलोकन है, दूसरा है कथन ए और बी अवलोकन है, तीन है सभी कथन अवलोकन है, या चार सभी कथन अनुमान है। अनुमान नहीं है और सभी कथन अवलोकन भी नहीं है। बी और सी उसके परिणाम है, निष्कर्ष है। सिर्फ ए अवलोकन है, ए हमने देखा है करके कि मोमबत्ती जलाई, उसको टेबल पे रखा, फिर उस पे जार लगा दिए, ये हमने अवलोकन किया है, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो ये सही हो जाएगा कि केवल ए अवलोकन है। तो 86 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो मुक्त अंत वाला जिस क्वेश्चन की आंसर देने की लिमिट निश्चित नहीं होती, वो हो गया मुक्त, यानी कोई अंत नहीं है उस क्वेश्चन के आंसर का। तो ये हो गया मुक्त अंत वाला क्वेश्चन। तो देखना है कौन सा है ऐसा क्वेश्चन। पहले, केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? दूसरा, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? तीसरा, किसी पीपे बेरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में से लुढ़काना आसान क्यों होता है? चार है, ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? तो कौन सा सही आपको लग रहा है? 87 का आएगा 2 नंबर ऑप्शन। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, यानी क्या होगा, हम सोचेंगे कि कितने आंसर हो सकते हैं, कोई निश्चित लिमिट नहीं है इस चीज की, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। मुक्त अंत वाला ही बताना है हमें। 87 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि विज्ञान के जो नियम है और जो सिद्धांत है, तो नियम क्या होते हैं? नियम किसी तथ्य को समझने के लिए हम करते हैं कि इन नियमों के अनुसार हम चलेंगे। सिद्धांत उस चीज को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। तो ये बात सही है नियम और सिद्धांत के बारे में। पहला ऑप्शन क्या दिया, नियम दृष्टिकोण तथ्यों में संबंध के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिकोण तथ्यों के स्पष्टीकरण है। दूसरा, वैध ठहराए जाने वाले सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। तीसरा है, सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। चार है, सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रकार से एक ही प्रकार ये करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांत की संक्षिप्त रूप होता है, कि नियम ही सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है, ये दिया है। तो पहला ऑप्शन राइट होगा इसमें कि नियम दृष्टिकोण तथ्यों में संबंध के साधारणीकृत वर्णन है, कि ये नियम दिया हुआ है इस सिद्धांत का, और सिद्धांत के उस चीज को स्पष्ट करेंगे और नियमों के द्वारा करेंगे हम, तो वो सिद्धांत बड़ा हो गया। नियम उसके कुछ पहलू हो गए कि इन नियमों का प्रयोग करते हुए ये सिद्धांत हमने किया है, या इस सिद्धांत को हमने स्पष्ट किया है। तो नियमों के द्वारा किया है हमने सिद्धांत को स्पष्ट, सिद्धांत बड़ा नियम छोटे, तो यही बात इसमें सही हो जाएगी। 88 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लो उनका, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है प्रश्न सूची ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, तीसरा 4 नंबर है कागज पेंसिल परीक्षण। कौन सा लग रहा है, कागज पेंसिल से तो सिर्फ लिखने का, राइटिंग का कौशल का पता चलेगा हमें, और पहले साक्षात्कार उसकी अभिव्यक्ति कौशल का पता चलेगा। पर्सनावली पर्सन से सिर्फ वो अभिव्यक्त करेगा अपने विचारों का, हर कौशल का इससे हमें पता नहीं चलेगा, आंकलन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये जो परीक्षण सूची दी हुई है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, कि हम उस चीज को ऑब्जर्व करें कि बच्चा कैसे क्या कर रहा है, तो उससे उसके हर प्रकार के कौशल का हम मूल्यांकन या अवलोकन उसका आंकलन कर पाएंगे। तो यही तरीका सबसे अच्छा है। तो 89 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? क्या बताना है, नहीं बताना है हमें। तो पहला दिया, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना है। दूसरा है जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तीसरा है मूल्यों का आत्मसात करना। चार है विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। यानी क्या दिया है, पहला तो इसका उद्देश्य है
कि सीखने वालों के जीवन से संबंधित करना है हमें। जिज्ञासा का पोषण भी करना है, यानी बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है हमें, तो ये भी इसका उद्देश्य है। मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी उद्देश्य है। सिर्फ 4 नंबर एक ऐसा है जो उसका उद्देश्य नहीं, कि विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना है, जो सीख रहे हैं उसको प्रस्तुत करना है, ये उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो 90 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने कर लिया साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।